आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का किसी माध्यम से आकर किसी सतह से टकराना और उसी माध्यम में वापस लौट जाना, यही घटना प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। जैसे इस चित्र में देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक सतह है M1 M2। कोई प्रकाश किरण इस मार्ग से आ रही है, AO मार्ग से आई और इस बिंदु पर टकराई, तो ये आने वाली किरण है, टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन है। तो ये जो आने वाली किरण है, इस किरण को कहा जाता है आपतित किरण। कौन सी किरण है ये? आपतित किरण। यहाँ इस सतह में टकराई और टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट गई, तो ये जो लौटने वाली किरण है इसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। तो ये हो गई आपतित किरण और ये हो गई परावर्तित किरण। सतह के जिस बिंदु पर परावर्तन की घटना घटती है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है? आपतन बिंदु। और इस बिंदु पे अगर एक अभिलंब खींच दिया जाए, एक लंब डाल दिया जाए, तो इस लंब को कहा जाता है अभिलंब, नॉर्मल। तो ये परावर्तन की घटना है जिसकी जानकारी आप लोगों को पहले से है। जिस सतह से परावर्तन की घटना घटती है उस सतह को कहा जाता है परावर्तक पृष्ठ। प्रकाश का किसी माध्यम से चलकर किसी चमकदार सतह पर टकराना और उसी माध्यम में वापस लौट जाना, यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब ये हो गया आपतित किरण, आने वाली किरण, और ये हो गया अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसे कहते हैं आपतन कोण। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और इसे किससे दर्शाते हैं? I से दर्शाते हैं। यह है परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तित किरण कौन सा कोण बनाती है? परावर्तन कोण। इसे किससे दर्शाते हैं? R से दर्शाते हैं। और परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि हमेशा जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर आपतन कोण 30 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री का ही होगा। इसका दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब सदैव एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों सदैव एक ही तल में स्थित होते हैं, और आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं दर्पण के प्रकार तथा अलग अलग प्रकार के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, उसका आकार क्या होता है, उसकी स्थिति क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दर्पण, मिरर किसे कहते हैं। तो दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो स्वयं पर आपतित संपूर्ण प्रकाश किरण को परावर्तित कर देती है। दर्पण एक ऐसी युक्ति है, जैसे ये दर्पण हो गया मान लेते हैं, तो ये एक सतह के रूप में है। इसमें जितनी भी प्रकाश किरण आपतित होगी उसी माध्यम में अगर पूरी की पूरी परावर्तित हो जाए तो इस युक्ति को क्या कहा जाता है? दर्पण। तो दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो स्वयं पर आपतित संपूर्ण प्रकाश किरण को उसी माध्यम में परावर्तित कर देती है। अब व्यवहार में दर्पण जो हम लोग देखते हैं, हमारे घर में सारे लोग दर्पण देखते होंगे, तो हमारे घर में प्रयुक्त होने वाला दर्पण जो है वो कांच का बना होता है। तो दर्पण जो है कांच का रहता है और इसके एक तरफ पॉलिश कर दी जाती है। तो इस एक तरफ क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। तो पॉलिश का सिंबल
ये इस तरीके से होता है। तो ये हो गया एक तरफ पॉलिश। अब बात आएगी कि पॉलिश काहे की करते हैं। तो ये पॉलिश जो है मुख्यतः टीन और मरकरी के यौगिक की पॉलिश होती है। ये पॉलिश कर देने से क्या होता है, इधर से आने वाली प्रकाश किरण इस पार नहीं जा पाती। अब जब इसमें प्रकाश किरण आपतित होता है तो संपूर्ण प्रकाश किरण उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है। तो व्यवहार में जो दर्पण हम देखते हैं उसके एक ओर टीन और मरकरी की कलई चढ़ी होती है, पॉलिश लगी होती है, और ये वाला जो सतह है जो कांच का है जिधर पॉलिश नहीं है उस सतह को कहा जाता है परावर्तक पृष्ठ। तो ये हमारे घर में प्रयुक्त होने वाला दर्पण। क्लियर है। अब देखते हैं दर्पण के प्रकार। चलिए अब देखते हैं दर्पण के प्रकार। तो दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार का माना गया है। समतल दर्पण प्लेन मिरर, दूसरा गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, और तीसरा परवलयाकार दर्पण पैराबोलिक मिरर। तो समतल दर्पण नाम से तीनों एकदम स्पष्ट है कि एक ऐसा दर्पण, ये दर्पण हो गया, तो एक ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है वो कौन सी आकृति का है, समतल आकृति का है। तो इसे क्या कहा जाएगा, समतल दर्पण। दूसरा होता है गोलीय दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो तो उसे क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। तो जैसे ये हो गया गोल आकृति और इसके एक तरफ कर देते हैं पॉलिश, तो इस तरफ अगर पॉलिश चढ़ा देते हैं तो इसका परावर्तक पृष्ठ जो है वो गोल आकृति का है। तो इसे कौन सा दर्पण कहा जाएगा, गोलीय दर्पण। इसका उल्टा भी संभव है, अगर ये गोला इधर ना होके इधर हो जाए, ये भी एक गोला है, और अगर पॉलिश बाहर की तरफ अगर चढ़ा देते हैं तो इधर पॉलिश कर दें तो ये परावर्तक पृष्ठ हो गया, और ये भी परावर्तक पृष्ठ कौन से आकृति का है, गोलीय आकृति का है। तो ये दोनों कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण। और अगर परावर्तक पृष्ठ परवलयाकार हो जाए तो ये बना देते हैं परवलयाकार, और इसमें एक तरफ अगर पॉलिश चढ़ा दे तो ये परावर्तक पृष्ठ जो है इसका भी परवलयाकार हो गया। तो इसे कौन सा दर्पण कहा जाएगा, परवलयाकार दर्पण कहा जाएगा। अभी हमें इस अध्याय में गोलीय दर्पण को डिटेल में पढ़ना है। तो देखते हैं ये 2 प्रकार का गोलीय दर्पण प्राप्त हुआ। तो इस वाले गोलीय दर्पण में देखोगे तो परावर्तक पृष्ठ जो है ये बाहर का जो पृष्ठ है ये उभरा हुआ है। कैसा है, ये उभरा हुआ है। तो इस दर्पण को कहा जाता है उत्तल दर्पण। तो ये है उत्तल दर्पण। और अगर इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर ऐसा धंसा हुआ हो, अंदर की ओर धंसा हुआ हो, तो इसे कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। क्लियर है। तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ एकदम प्लेन हो, समतल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ ऐसा गोल हो या ऐसा गोल हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। और परवलयाकार दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ परवलय की आकृति का हो, परवलयाकार दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। अगर परावर्तक पृष्ठ इस प्रकार से उभरा हुआ हो, याद रखना है, तो ऊ से उभरा और ऊ से उत्तल। तो यदि परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है तो वो उत्तल दर्पण है, और अगर परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ है तो वो अवतल दर्पण है। अब हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों का अध्ययन करेंगे। तो ये क्लियर हो चुका है कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो देखते हैं हमारे पास जैसे ये कांच का एक गोला हो गया, तो ये कांच का अगर एक गोला है, अगर इसके कुछ भाग को काट के ऐसे अलग कर दिया जाए तो ये एक भाग हो गया और ये दूसरा भाग हो गया।
अब इस गोले में अगर इस भाग में अगर इधर पॉलिश कर देते हैं तो परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ है, कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण। और अगर इस वाले भाग में अंदर की ओर पॉलिश कर देते हैं तो इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, तो ये उत्तल दर्पण है। तो ये जो दोनों दर्पण है एक गोले को काट के बनाया गया है, तो इस गोले का जो सेंटर होता है, केंद्र, इसे कहा जाता है वक्रता केंद्र। तो ये जो है क्या है? ये वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र हो गया। दोनों दर्पण, तो ये दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, ये इसका परावर्तक पृष्ठ है। अगर परावर्तक पृष्ठ के एकदम मध्य बिंदु को ले लिया जाए तो इस मध्य बिंदु को कहा जाता है ध्रुव। तो इसे दर्शाते हैं किससे? P से। और ये क्या है? दर्पण का ध्रुव। अगर इस वाले में देखें तो इसका सेंटर पॉइंट ले लो, यहाँ पे ये हो गया इस दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर। क्लियर है? अगर वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिला दे या इस तरफ मिला दे तो ये जो लाइन प्राप्त हो रही है इसे कहा जाता है मुख्य अक्ष। तो ये कौन सा अक्ष है? ये मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? अब जैसे ये हो गया एक अवतल दर्पण या ये हो गया एक उत्तल दर्पण, तो प्रकाश किरण यहां से लेके यहां तक के भाग से एंट्री कर सकती है। तो अगर यहाँ एक लाइन खींच दे, दोनों सिरों को आपस में अगर ऐसा मिला देते हैं, ये तो ये मिला दिए, सपोज ये x है और ये क्या है? y है। x है और ये y है। तो दोनों सिरों को मिलाने वाली जो सबसे बड़ी रेखा है, इस रेखा को कहा जाता है द्वारक। क्या कहते हैं इसे? दर्पण का द्वारक। अगर उत्तल दर्पण में देखें तो ये इसका सिरा और ये इसका दूसरा सिरा, इसको अगर आपस में मिला दे तो ये सिरा क्या कहलाता है? द्वारक। और ये केंद्र है वक्रता केंद्र और ये है ध्रुव। तो अगर गोले में देखा जाए तो इस लाइन को क्या कहा जाता है? त्रिज्या। तो यहाँ पे PC, P से C की दूरी, इसे कहा जाएगा वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं? R फॉर रेडियस। तो ये दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। क्लियर है ये?